में बैठना ही तो होता है और करना ही क्या है इन लोगों को। हमारा देखिए, हमें दिन-रात खपना पड़ता है इधर। ना धूप का पता है, ना छाँव का पता है, ना बरसात का पता है, बस दिन-रात लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। तो इधर वालों को, उधर वालों के कष्ट या परेशानियाँ या संघर्ष या स्ट्रगल्स दिखाई नहीं देते और उधर वालों को इधर वालों के दिखाई नहीं देते। तो कई बार एक-दूसरे के ऊपर लाठियाँ लेके चढ़ जाते हैं कि आपको है ही क्या? अरे गाँव में तो मज़े ही मज़े हैं, अपने घर की खेती है, अपना घर का सारा खाने को हो जाता है, घर का दूध मिल जाता है। आप लोगों को ना किसी बॉस की चिक-चिक है, ना किसी के आदेशों को सुनना है, ना आपको छुट्टी की टेंशन है कि सीएलईद कितने मिलेंगे, महीने में कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी। एक ये भी तो रहता है ना, वो इनके ऊपर लाठियाँ भाँज रहे हैं, ये वाले उनके ऊपर भाँज रहे हैं, शब्दों के रूप में, कहने के रूप में, भले ही सीधे-सीधे ना कहें, लेकिन वो बातें कहीं न कहीं उठ के आती रहती हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक दिन हम खेत में जा रहे थे, तो बैलगाड़ी होती है ना, वो तो हमारे गाँव में उसे बुग्घी बोलते हैं, बुग्घी। कई स्थानों पर बुग्घी ही बोलते हैं। तो जब हम बैलगाड़ी में जा रहे थे, तो एक दंपत्ति रास्ते में जा रहे थे। अब गाँव का तो ऐसे ही होता है कि बैलगाड़ी जा रही है, रास्ते में जितने लोग मिलते चले जाते हैं, "बैठ जाओ भैया, आ जाओ, आप भी बैठ जाओ, हम भी चल रहे हैं।" उधर से फिर सब लोगों के सामान उठवा के लेके आ रहे हैं। गाँव में तो ऐसे ही चलता है, सहयोगात्मक मामला है। शहर में कोई नहीं कर सकता ऐसे। तो जब इधर से जा रहे थे, अब वो बैठ गए। जो व्यक्ति बैठे थे वो उत्तर प्रदेश रोडवेज में पहले कर्मचारी थे, ड्राइवर थे और बहुत लंबे समय तक उन्होंने काम किया, शहरों में रहे और बहुत लंबे समय तक उन्होंने सेवा दी। जब वो वहाँ ऐसे काम करके आए, तो उस दिन हमारी बैलगाड़ी में बैठ के वो चर्चा कर रहे थे आपस में। तो उनकी धर्मपत्नी जो थी वो कह रही थी कि मैं गाँव की भाषा में बताता हूँ आपको कैसे कह रही थी। तो उनकी धर्मपत्नी बोली, "अरे क्या रखा है यहाँ गाँव में? कुछ भी नहीं रखा। दिन-रात खपते रहो, मरते रहो, ऐसे ही लगे रहो पूरा दिन भर, कुछ भी हाथ नहीं है। इससे तो बढ़िया शहर में चले जाओ, कम से कम वहाँ ठीक से रोटी तो खाने को मिल जाती है। कम से कम वहाँ अपना ये तो है कि कपड़े तो ठीक से पहन लो। यहाँ तो ना कपड़ों का पता है, खेत में भी जाएँगे तो वो कपड़े पहन के जाएँगे जो बिल्कुल घिसे पड़े हैं, जो बिल्कुल एकदम खत्म हो गए हैं, ऐसे तो कपड़े पहन के जाते हैं और शहर वाला आदमी बन-ठन के जाता है नहा धो के अच्छे से। वो ऐसे तुलना कर रही हैं। तो वो जो श्रीमान जी थे जो रोडवेज से रिटायर थे, उन्होंने उन्हें लताड़ा वहीं लताड़ने वाले स्वर में ही कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, अभी गई नहीं हो ना शहर में इसलिए कर रही हो ऐसा सब। अरे गाँव से ज़्यादा तो मौज ही नहीं है कहीं। अभी जाके कुछ दिन रह के देख के आओ, अगर गाँव याद ना आ जाए ना तो फिर बताना। तो ऐसी-ऐसी चर्चाएँ होती रहती हैं। इस चीज़ को, इस दर्द को वो ही जान सकता है जो शहर में रहा है। इन संघर्षों को वो ही समझ सकता है जिसने शहर के जीवन को लंबे समय तक जिया है, झेला है। वरना तो गाँव में रहने वाले कितने सारे लोग शहर की तरफ एक उस दृष्टि से देखते हैं कि वहाँ जाएँगे तो मज़े में रहेंगे। वहाँ के लोग तो मज़े में रहते हैं, आनंद लेते हैं जी, कुछ वहाँ कोई कष्ट थोड़ी है। वहाँ तो आनंद ही आनंद है, भई कुछ भी आपको कोई समस्या हुई तो हॉस्पिटल एकदम पास में है। अब गाँव में क्या है, आपको कोई समस्या हुई तो पहले आपको गाड़ी करनी पड़ेगी। गाड़ी वाला मिला, नहीं मिला, कई बार ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं और कई बार तो ऐसी आपातकालीन स्थिति हो जाती है कि शहर तक जाते-जाते ही काम खराब हो जाता है, वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते ही प्राणांत हो गया। ऐसी स्थितियाँ भी तो आती हैं। तो इस इन सब चीज़ों को देखते हुए गाँव के लोग शहर वालों को बहुत अच्छा मानते हैं। तो खैर खूब सारे फैक्टर हैं, खूब सारे बिंदु हैं जिन पर अभी हम और बात करेंगे। मैं भी गाँव की उस स्थिति को रखूँगा जिसमें बहुत सारे अच्छे बिंदु हैं, बहुत सुंदर चीज़ें हैं गाँव की और बहुत सारी खराब भी चीज़ें हैं जिन पर कभी लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। कम से कम शहर वाले लोगों का नहीं जाता। शहर तो अभी अच्छा जी। जी अच्छा, माताजी। एक एक मुझे घटना याद आ रही है, घटना नहीं, मेरे परिवार का बहुत बड़ा नुकसान जो हुआ है। जी, शहर में एक है, पार्टियाँ बहुत होती हैं, बहुत, जैसे 31st की पार्टी, दिवाली पार्टी, जैसे घरों में इतने सुंदर से मनाते वैसा नहीं। ये 31st को यहाँ जितने यंग लड़कों की डेथ होती है, ये 31st के ही दिन होती है। और उसका एक ख़ास, मेरे घर में मेरी चचेरी बहन जो हमारे बचपन से साथ में हम रही हैं, और उनका बेटा 32 साल का, और एक 6 फुट 2 इंच हाइट, लंबा-चौड़ा, 2 साल की उम्र से स्विमिंग, हमारे परिवार में, हमारे बंगलो में ही था स्विमिंग पूल, तो उसको 3 साल की उम्र से वो एक अच्छा चैंपियन स्विमर था, स्विमिंग करता था।
और अपनी पत्नी के साथ, अपने मित्रों के साथ 31st के दिन वो खंडाला एक यहाँ पर हिल स्टेशन है, वहाँ पर पार्टी मनाने गए 3-4 दिन से। और 11:30 बजे 31 तारीख को पिछले साल 11:30 बजे उसने कहा कि उनके फ्रेंड्स ने कहा कि चलो पानी में से निकलो। 4 फुट का पॉन्ड पॉन्ड ह हौद जैसे रहती है ना, वहाँ तो ऐसे ही उसी बने रहते हैं जिसमें आप पानी में कूदो, नहाओ और आ जाओ। तो वो होटल में जहाँ गए थे वो 4 फुट का पॉन्ड था। उसमें ये लोग 6-7 लोग जो है पार्टी कर रहे थे और 11:30 बजे उसने सब लोगों ने बोला चलो अभी 12 बजने वाले हैं, बाहर निकलते हैं। तो उस लड़के ने क्या कहा, जो मेरे बहन का लड़का था, चचेरे बहन का, उसने बोला रुको लास्ट मैं डाइव मार के आता हूँ। और वो नशे में थे, 11:30 बजे अंधेरा भी था और उसने सर के बल जो, और इतना अच्छा स्विमर था वो, सर के बल जैसे ही उसने डाइव मारा उसके ब्रेन हेमरेज हो गया ऑन द स्पॉट। और वो पानी के अंदर मिल ही नहीं रहा था। काफ़ी देर, आधे घंटे ढूँढने के बाद इतना भारी शरीर उसका बाहर निकाला गया और उसे वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ पर उन्होंने हाथ उठा दिया कि नहीं, हम ये मुश्किल है इसका इलाज। और फिर वहाँ से 31st में जो लौट रहे थे, जिसके कारण घंटों का जाम, जो रात में उसे 12 बजे 1 बजे लेकर 1 डेढ़ 2 बजे बॉडी लेकर सॉरी उसको इलाज के लिए मुंबई, सोचा कि वो खंडाला छोटा सा हिल स्टेशन है, वहाँ इलाज नहीं होगा, तो हम मुंबई की तरफ आए, न्यू बॉम्बे में उनको हॉस्पिटल, उनके मामा जी खुद डॉक्टर हैं। और फिर वो लेकर आए और उसके खुद के पिताजी डॉक्टर थे, लेकिन वो यहाँ यूपी में थे, उनके पिताजी डॉक्टर जो थे। और माता-पिता भी यहाँ नहीं थे और मामा-मामी भी आउटिंग के लिए, घूमने के लिए गए थे और ये लोग भी गए थे। तो जब भी उसको ले आया गया, लेकिन 5 तारीख को उसे नहीं बचा पाए। 5 दिन डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, सबने बहुत कोशिश की। तो यहाँ मेरे पहचान में 2-4 लोग हैं जो 31st के दिन इन यंग बच्चों की डेथ हुई है। तो ये पार्टियाँ यहाँ मुंबई जैसे शहर में स्ट्रेस आउट होने के लिए जो की जाती है, ये खास यहाँ पर होती है। तो बहुत बड़ा नुकसान जो है हमारे परिवार ने झेला, वो बच्चे का जो हमारे साथ ही उसका बचपन बढ़ा। और सबसे बड़ी दुःख की बात उसकी ये थी कि उसकी पत्नी जो थी गर्भवती थी 2-3 महीने की। तो इसे 1 साल हो गया, लेकिन आज तक वो दर्द से दूर नहीं हो पाए हैं, इतना भयानक जो एक्सीडेंट हुआ। तो ये शहर का ये सच्चाई है। आप अंदर-अंदर जाएँगे तो देखेंगे कि गाँव में जितने सुख-सुविधा और शांति है, कि जो रात में चैन की नींद सोते हैं, 2 टाइम अच्छे से ताज़ा खाना। यहाँ तो पहले तो सब्ज़ी मार्केट में 5 दिन होगा, उसके बाद हमारे फ्रिज में 2 दिन होगा, फिर इस तरह से हमें वो स्वाद, जब मैं बड़ी दीदी के यहाँ, बहन के आती हूँ, तो मैं बोलती हूँ तुम्हारे यहाँ की सब्ज़ी में जो स्वाद है वो हमें नहीं मिलता है। हमें बहुत मसाले डालने पड़ते हैं तब जाके हमारी सब्ज़ी बढ़िया बनती है। तो ये एक बहुत बड़ा, ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन ये बारीकियाँ हैं जो इस जल्दी दूर से जो देखते हैं कि मुंबई मतलब बहुत नहीं, सिगरेट गुटखा का आर्यवत सागर जी ने लिखा है। मैं यूपी गई थी पिछले साल, वहाँ मैंने शायद ही कोई हो रिक्शा वाला या शायद ही कोई बंदा हो जो सिगरेट, तम्बाकू न खाता हो। बहुत ज़्यादा तेज़ी से उत्तर प्रदेश में गुटखे का व्यापार चल रहा है। और मुंबई में किसका व्यापार चल रहा है? ड्रग्स का। तो आज के युवा पीढ़ी को बचाना, इसके लिए बहुत, आज कल का अगर किसी ने समाचार देखा होगा तो उसमें ये समाचार में दिखाया गया, उरई है शायद से, हाँ। तो वहाँ पर आश्रम दिखाया गया है जहाँ वृद्ध लोगों की सेवा की जाती है। सभी दुखी रो रहे हैं, किसी की बहू-बेटा ने निकाल दिया है, किसी के बच्चों ने उन्हें वहाँ जो बोल दिया जाके मरो, जहाँ रहो। कल जिसने भी अगर वो इनका सुधीर चौधरी का सुना होगा तो बहुत ही दुःख भरा वो उन्होंने बताया आश्रम में, जो महिलाएँ, बूढ़ी महिलाएँ, और वो रो-रो के जो अपनी व्यथा बता रही थी, ये बहुत बड़े, और उरई में ये समझिए कि ये मुंबई की बात नहीं कह रहे हैं हम। मुंबई में चलो बच्चे हैं, महँगाई है, अपने बच्चे माँ-बाप की सेवा नहीं करते हैं और उनके ऐसे करते हैं, लेकिन ये ऐसे कहाँ-कहाँ नहीं हो रहा, वहाँ आश्रम होना बहुत दुःख की बात है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जी माताजी, बहुत सुंदर। तो ऐसे गुरुजी, छोटे। हाँ जी। जी मैं एक और बात करना चाहता हूँ। जी, जितना करिए आप। शहरीकरण हो रहा है, जितना भोगवाद बढ़ रहा है, उतना ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है।
जैसे हमको बचपन से सिखाया जा रहा है कि ज़्यादा भोग करने से प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो शहरीकरण के कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। इस पर भी ध्यान करना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ जी, बिल्कुल। इन सब के मूल में यही है। शहरीकरण भी एक बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग के। तो बहुत सारी बातें हैं इस पर भी करने के लिए, आगे इन चर्चाओं को तो खूब बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी जो लोग इस बिंदु पर और बातें रखना चाहते हैं, वो रख सकते हैं। आर्यश जी, आप और जी, जी, आप ही कहिए। अच्छा जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इसके विषय। हाँ अच्छा जी, जी, हाँ। मैंने कुछ मतलब मैं चिंतन कर रहा था इसके विषय में। तो माता जी ने जैसा कहा वो बात ठीक है, क्योंकि और मैं एक विषय पे और बात करना चाहता हूँ कि शहर बन क्यों रहे हैं। तो शहर प्राचीन काल में भी बनते थे, मतलब रामायण महाभारत काल में भी शहर थे। तो शहर मतलब उसको नगर कहते हैं, मतलब शुद्ध हिंदी में। तो शहर मुख्यतः दो वजह है शहर बनने की। एक तो जहाँ से मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हो, राजनीति हो, जैसे दिल्ली है। तो हमें एक शहर तो चाहिए होगा ना, जहाँ से पूरी देश का संचालन हो पाए। और दूसरी बात है जहाँ से सामान एक जगह से दूसरे जगह जाए, मतलब जहाँ पे बाजार हो। जैसे गांव के लोग हैं, वो सामान खरीदने प्राचीन काल में भी नगरों में ही जाते थे। लेकिन समस्या ये हो गई है, क्योंकि शहर अभी इसलिए बढ़ रहे हैं, कारण ये है कि पहले सामान का आदान प्रदान कम होता था लोगों का, और लोगों की आवश्यकताएं कम थी। मतलब लोग कम आवश्यकताओं के साथ जीवन जीते थे। आज लोग भोगवादी हो गए, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ चुकी हैं। तो शहर का बाजार बड़ा होते जा रहा है, और शहर का बाजार बड़ा हो रहा है, और इसलिए शहर की आबादी बढ़ रही है। और दूसरी बात यह है कि इतनी जितनी शहर बन रहे हैं ना, उतने शहरों की आवश्यकता नहीं है अभी वर्तमान में। क्योंकि हो क्या रहा है कि लोग देख करके मतलब ट्रेंड बन गया कि हमें शहर जाना चाहिए, शहर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शहर में मतलब लोग अच्छे रहते हैं, ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, मॉल है, शॉपिंग मॉल है, अच्छे से रेस्टोरेंट है। गांव में कुछ नहीं है। तो वो ट्रेंड बनते जा रहा है। तो शहर जो है स्वभाव से रजोगुण और तमोगुण प्रधान है। तो वहां जाके शांति मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि वहां पर व्यक्ति हमेशा ही चलते रहेगा। और तमोगुण प्रधान है, तो मतलब वहां पे रात पे भी काम करते हैं शहरों में। गांव में रात को सो जाते हैं, तो शहर रात भर काम होते रहता है, तो इसलिए शहर में स्ट्रेस अधिक है। और मतलब काफी सारी चीजें हैं इसमें, और अधिक अत्यधिक शहरीकरण से काफी अधिक नुकसान हो रहा है। और जहाँ पे जनसंख्या भी शहरों की बढ़ती जा रही है, जैसे मुंबई जैसा शहर है। अब तो वहाँ पे जमीन ही खत्म हो चुकी है। माता जी तो रहती, मैं भी गया हूँ मुंबई। बहुत बुरी स्थिति है वहाँ पे। और ये सारे शहरों की स्थिति है, मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, या चेन्नई हो गई। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुका है, वहाँ पे रूम नहीं मिल रहे हैं। घर यदि कोई खरीदना चाहे तो मतलब पूरी जिंदगी भर की कमाई अगर कर ले तो भी घर खरीद पाए, बैंक से लोन लेके घर खरीद रहे हैं। और घर खरीदने के लिए ही पत्नी और पति पत्नी को काम करते रहना पड़ता है, दोनों पूरी जिंदगी लोन चुकाते रहते हैं, और फिर बच्चे को पढ़ाते रहते हैं। और पर इसी में जिंदगी खत्म हो जाती है। और फिर शनिवार और रविवार को छुट्टी होता है, तो अपना स्ट्रेस रिलीफ के लिए मॉल जाते हैं या सिनेमा देखने जाते हैं। वहाँ पे कुछ फास्ट फूड ही खाएंगे, या जो मैकडोनल्ड KFC है, विदेशी कंपनी को चीज़ खाते हैं। तो उससे बीमार होते हैं, और फिर बीमार होते हैं तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो बहुत बुरा कुचक्र है। शहर की आवश्यकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन क्योंकि राजनीति वहीं से होगी, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या CM है, वो तो शहर में ही रह के एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, या जो भी सरकारी दफ्तर हो गए वो शहर में ही बनेंगे। लेकिन देखा देखी हर कोई शहर जा रहा है ना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब लोग गांव में भी रह करके अच्छा जीवन जी सकते हैं। और मैं स्वयं 4 साल मैं पुणे में रहा था, पढ़ाई कर रहा था वहाँ पे। बहुत बुरी स्थिति है। होता क्या है कि कोई भी अगर नया युवा जाता है पुणे या मुंबई पढ़ाई करने के लिए छोटे शहर से, तो वहाँ बड़े बड़े मॉल देखता है, ये देखता है। तो उसको लगता है कि मैं ये सारे ब्रांडेड कपड़े खरीदूं, ये खरीदूं, वो खरीदूं। और उसी के चलते वो अपना काफ़ी मतलब समय बर्बाद कर देता है इन चक्कर में। और फिर ब्रांडेड कपड़े के चक्कर में उसको पैसे भी अधिक कमाने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरतें बढ़ चुकी है ना। पहले वो सस्ते कपड़े पहनता था, शहर में ब्रांडेड कपड़े चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कुछ चक्र है, और लोगों को भोगवाद में फंसाने का चक्र है। ये सारी कंपनियां, मतलब कंपनियां चाहती हैं कि लोग शहरीकरण हो, लोग गांव में नहीं रहे। मैं बस इतना ही करना चाहता हूँ जी।
जी, बहुत सुंदर आ रही है जी। आपने एक बड़ी कमाल की बात कही थी अभी। आपने बोला ना कि शहर जो होते हैं वो रजोगुण और तमोगुण प्रधान होते हैं। ये बात सत्य है। वहाँ सब वो व्यवस्थाएँ हैं जो हमारे राजसिकता को बढ़ाने वाली हैं, जो हमें चंचल बनाने वाली हैं, जो हमारे मन को भटकाने वाली हैं, भड़काने वाली हैं, जो हमारी सात्विकता को समाप्त करने वाली चीज़ें हैं। और वहीं तमोगुण भी प्रधान भी हैं। तमोगुणी प्रवृत्ति कैसी है शहरों की? भोजन को लेके ले लीजिए, अधिकांश भोजन वहाँ वही है जो बासा भोजन है, जो पैक्ड फूड के रूप में कहा जाता है जिसे, जंक फूड के रूप में कहा जाता है। देरी से भोजन करना, रात्रि में भोजन करना, जो समय काम करने का है, उस समय काम चलता है, उस समय भी चलता है, लेकिन जो समय आराम करने का है, जिस समय तमोगुण का लाभ लेना चाहिए, वो तमोगुण को हटा के और उस समय काम करने का समय बनाया हुआ है, उस समय पार्टी करने का समय बनाया हुआ है, उस समय मनोरंजन करने का समय बनाया हुआ है। तो ये जो राजसिकता और तामसिकता है, ये हमें कहाँ ले जाएगी, इसको बताने की आवश्यकता कम से कम यहाँ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस राजसिकता और तामसिकता के बढ़ने से शहरों में मुख्य रूप से कितने अत्याचार बढ़ते हैं, कहाँ स्थितियाँ जा रही हैं। जैसे माता जी ने अभी कुछ उदाहरण बताए। बाकी तो दिल्ली जैसे शहरों की आप स्थिति देखें तो वो कम से कम लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। वहाँ इतनी सारी घटनाएं रहीं, बलात्कार की घटनाएं रहीं, निर्भया वाला कांड रहा। तो इन सब के पीछे जो मूल में कोई चीज़ काम करती है ना, तो वो यही है जो राजसिकता और तामसिकता है। वहाँ की जीवन शैली, वहाँ की शिक्षा की व्यवस्था, वहाँ के विद्या का लोगों का स्तर, वहाँ के परिवारों का संस्कारों का स्तर। अब जब संस्कारों में, वहाँ के आहार विहार में, दिनचर्या में, निद्रा में और वहाँ की कार्यशैली में जब राजसिकता ही राजसिकता रहेगी, तामसिकता ही तामसिकता रहेगी, तो फिर हम कैसे यकीन कर लें, कैसे विश्वास कर लें कि वहाँ के लोग सात्विक कार्य कर पाएंगे, धर्म के कार्य कर पाएंगे, या कैसे वो ठीक ठीक उन व्यवस्थाओं को समझ पाएंगे जिससे हम एक अच्छा समाज खड़ा कर सकते हैं, एक एक सही रूप में व्यवस्थाओं को उठा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं। नहीं कर सकते। उसके लिए चाहिए सात्विकता। अब वो चाहे गाँव में हो, कहीं भी हो। और ऐसी बात नहीं कि शहरों में पूर्ण रूप से ही ये राजसिकता या तामसिकता है। मैंने कुछ उदाहरण बताए थे पीछे, आगे और भी रखेंगे आपके सामने, कि वहाँ भी रह के लोग सात्विकता का आनंद ले रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो भी उस राजसिकता से पीड़ित हैं, क्योंकि मजबूरी तो उनकी भी है। जैसे माताजी ने बताया कि हमारे पास जब सब्ज़ी आती है गाँव से, तो पहले तो गाँव से जाने में ही 1, 2, 3 दिन लगेंगे। फिर वो मार्केट तक आएगी, मार्केट में भी रखी रहेगी, उस बाज़ार वाले व्यक्ति के पास रखी रहेगी, फिर वहाँ से हम भी लाएँगे, आके 1-2 दिन फ्रिज में भी रखी रहेगी, फिर तो और घर में तो हमारे कई-कई दिन भी रखी रहती है, सप्ताह भर रखी रहती है, ऐसा भी चलता है। तो कुल मिला के 10-10, 15-15 दिन पुरानी चीज़ें हम खा रहे हैं। ये तो वो हैं जिनको ताज़ा खाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं ऐसा चल पाता हमारे साथ। तो जिस राजसिकता, सात्विकता और तामसिकता की बातें हमने भी पीछे कक्षा में कही थी, या जिसको लेके हम खुद अवेयर रहना चाहते हैं कि हमें चीज़ें ताज़ा मिलें, हमें चीज़ें सात्विक मिलें, वातावरण हमारा सात्विक हो, हमारी व्यवस्थाएँ सात्विक हों, विचार हमारे सात्विक हों, तो फिर हम अपने उत्तम परिवार का निर्माण कर पाएँगे, उत्तम समाज का निर्माण कर पाएँगे। तो बताइए उसके मूल में ही जो चीज़ें हैं वही काम नहीं हो रहा है। अब इसके लिए सरकारों को दोष देते रहें कि सरकारें काम नहीं कर रही हैं, व्यवस्थाएँ काम नहीं कर रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहा है, प्रशासन काम नहीं कर रहा है अपना, या लोग ऐसे हो गए हैं, कंपनियाँ खिलवाड़ करती हैं, कंपनियाँ ऐसा करती हैं, लोगों को ज़हर खिला रही हैं। तो एक बार अपनी ओर भी देख लेना चाहिए, है ना? मैं तो हमेशा अपनी कक्षा में यही बात कहता हूँ कि सबसे पहले हम अपनी ओर भी एक बार देखें। हम स्वयं कितना अवेयर हैं इन चीज़ों के प्रति, हम कितना इग्नोर करते हैं। कई बार मजबूरी है खाना, कई बार हमारी विवशता है सच में उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना। सच में विवशता होती है हमारी। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली जैसे शहर में, तो आपको वो खाना खाना ही पड़ेगा, वो चीज़ें खानी ही पड़ेंगी जो केमिकल से युक्त हैं, जिनमें रसायन मिले हुए हैं। मजबूरी है खाना, क्योंकि भूख से तो मर नहीं सकते। हमारे सामने 2 ही विकल्प हैं, या तो भूख से मर जाइए या फिर वो केमिकल से युक्त खाना खा के ज़िंदे रहिए। तो उसमें व्यक्ति कौन-सा विकल्प अच्छा मानता है कि ये रसायनों से युक्त खाना खा के, ज़हर से युक्त खाना खा के जी लिया जाए, बाकी तो देखा जाएगा। इसीलिए आज हमारी जीवन प्रत्याशा घटी है। पहले जहाँ लोग 100-100 वर्ष की आयु जीते थे, आज 60-70 में काम हो लेता है। और आपको पता ही है 40-50 के ऊपर जाके शरीरों की क्या स्थिति है हमारी। ये शहर के लोगों की स्थितियाँ हैं।
तो कुछ तो जीने को मजबूर हैं, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी नहीं है, लेकिन अच्छा वही जी, स्टेटस। हाँ जी, शहर कुछ दिनों में ना, दिल्ली जैसे शहर है जो है वो जी, विश्व का सबसे पॉल्यूटेड शहर है। तो हाँ मुझे लगता है ऑक्सीजन सिलेंडर एक नया बिजनेस शुरू हो जाएगा, क्योंकि जी, ऑक्सीजन नहीं रहा ना। अभी पॉल्यूशन का इतना लेवल बढ़ चुका है कि छुट्टियां होने लगी स्कूल जी, कॉलेजों में। ऐसा जी, तो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल, सही बात कही आपने। पानी जी को तो लेके ले जी लीजिए, रुक जाइए बस। जैसे पानी को लेके एक बात है, हमारे यहाँ परमात्मा ने प्राचीन काल से ही हमें व्यवस्थाएं दे रखी हैं, आदि काल से ही। जैसे पानी है, निःशुल्क मिलता है, हर जगह मिलता है। हमारे यहाँ, हमारे देश में तो कम से कम पानी कभी बेचा नहीं गया, वायु कभी नहीं बेची गई, आकाश कभी नहीं बेचा गया, जमीनें भी कहाँ बिकती थी, जमीनें भी शायद नहीं बिकती होंगी, मुझे ऐसा अनुमान है। लेकिन कम से कम जो व्यवस्थाएं परमात्मा द्वारा निःशुल्क हमें प्राप्त हैं, वो कभी नहीं बेची जाती। और तो और दूध कभी नहीं बेचा जाता हमारे यहाँ। तो चलिए, दूध को तो अब लोग सामान्य मानने लगे, दूध को तो लेके उतनी स्थितियां नहीं रही। दूध बेचा जा रहा है, सब लोग नॉर्मल मानते हैं उस चीज को। फिर पानी बेचा जाने लगा, वहां भी हम लोगों को फिर समस्या होने लगी कि देखो, एक यही तो चीज बची थी कि जो निःशुल्क प्राप्त थी, फ्री में मिलती थी, वो भी अब बेची जाने लगी। और आर्यस जी एकदम सही अनुमान लगा पा रहे हैं भविष्य का। आप सब लोगों ने भी लगाया होगा, आने वाला समय निश्चित ही ऐसा आएगा जब हम ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके घूमेंगे दिल्ली जैसे शहरों में। और ऐसा चाइना में तो आपने न्यूज में सुना ही होगा, चाइना में तो ऐसा होता है, वहाँ लोग लेके घूमते भी हैं, क्योंकि आबादी इतनी बढ़ गई है, वहाँ का प्रदूषण का स्तर ही इतना ऊंचा है। और ये एक बड़ी बड़ी समस्या है। और पिछले दिनों बड़ी दुखद सूचना ये रही कि दीपावली के आसपास स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि वहाँ दिख नहीं रहा है। बच्चों को स्कूल जाने में समस्या हो रही है, खांस रहे हैं बच्चे उस पॉल्यूशन के कारण। तो इसमें जिम्मेदार अब सरकारों को ठहराएं, कंपनियों को ठहराएं, फैक्ट्रियों को ठहराएं, तो उससे पहले एक बार हमें अपना भी अवलोकन करना चाहिए। क्योंकि जिन व्यवस्थाओं का हम उपभोग कर रहे हैं, भोग तो हम ही लोग कर रहे हैं ना, चाहे गांव वाले लोग हों चाहे शहर वाले हों। इसमें केवल शहर वाले लोग दोषी नहीं है कि शहर वाले लोग ही उसके लिए जिम्मेदार हैं, गांव में रहने वाले लोग भी तो जिम्मेदार हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं तो शहर से आ रही हैं। जैसे कल मैंने कहा था, हमारे घर मान लीजिए चप्पल या जूते भी आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं? शहर से ही आते हैं। वो फैक्ट्रियां कहाँ हैं? शहरों में ही हैं, जहाँ पशुओं का चमड़ा जाता है, जहाँ और व्यवस्थाएं जाती हैं, जहाँ वो फैक्ट्रियां चल रही है, वहां से धुआं निकलता है और वो वातावरण प्रदूषित हो रहा है। तो जरूरतें तो गांव की भी शहर से ही पूरी हो रही हैं। बाकी और कुछ भी ले लीजिए, हम कॉपी पेन यूज कर रहे हैं, स्टेशनरी यूज करते हैं घर, जब हम यहाँ बैठे हुए हैं हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, कोई भी गैजेट यूज कर रहे हैं, कहाँ से बन के आ रहा है? ये सब शहर से ही तो बन के आ रहा है। जिम्मेदारी तो फिर हमारी भी बनती है। अब मान लीजिए, जब इतनी चीजों के लिए जिम्मेदार हम सब लोग हैं, चाहे डेसिमल्स में ही सही, चाहे दशमलव में ही सही, न्यून अंशों में ही सही, जिम्मेदार तो हैं हम। अब जब जिम्मेदार हैं, तो या तो एक तो तरीका ये है कि दुखी होकर बैठ जाएं, व्यवस्था को ऐसे ही चलने दें, या अपने स्तर से कुछ समाधान खोजें कि भाई हम उस व्यवस्था को तो रोक नहीं सकते, हम उस व्यवस्था को बदल नहीं सकते, लेकिन उसके बदले में कुछ कर दें। और हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से ही व्यवस्था है। जब हमने वातावरण को प्रदूषित किया, तो वातावरण को शुद्ध करने के भी तो उपाय हैं हमारे पास। प्रतिदिन व्यक्ति मल मूत्र त्याग करता है, वातावरण को प्रदूषित करता है, तो उसके बदले में क्या करता है? यज्ञ करता है। हवन करने से वातावरण को शुद्ध करता है, वृक्षारोपण करता है, और भी कई सारे उपाय करता है जिससे वातावरण शुद्ध हो। ऐसे पौधे उगाता है, ऐसे वृक्षों को उगाता है जिन पर फूल लगते हैं, पुष्प लगते हैं, वो पुष्प सुगंधि फैलाते हैं। और उसके बदले में जो हमने पहले प्रदूषण फैलाया था या हमने दुर्गंध फैलाई थी, वो उसको लेवल कर देते हैं, बैलेंस करते हैं, ताकि दुर्गंध का लेवल ऊंचा ना जाए, इसलिए सुगंधी वाले हम लोग फूल लगाते हैं। इसका एक लाभ ये भी तो है। हम उसके बदले में कुछ तो करें कम से कम। अब कौन कितना करता है, कौन कितना नहीं करता है? जो नहीं करता है, तो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार उसके पुण्य कर्माशय तो कम हो ही रहे हैं, पाप कर्माशय बढ़ ही रहे हैं। और जो उसके बदले में जितना वो उपभोग करता है, उसके बदले में प्रकृति को दे पाता है, समाज को दे पाता है, अपने स्तर से कुछ ना कुछ करता है, तो निश्चित सी बात जानिए कि कम से कम उसके पुण्य कर्माशय तो कम नहीं होंगे, कम से कम उसके पाप कर्माशय बढ़ेंगे तो नहीं। यदि हम अध्यात्म में जाकर देखें, ये मामला केवल इसका थोड़ी है कि शहरीकरण ग्रामीणीकरण केवल ये समाजवाद का विषय है, व्यक्तिवाद का विषय है, या केवल
अन्य कोई भी और विषय उठा लीजिए, उसका बाहरी विषय है, ये तो अध्यात्म का भी तो विषय है। हम अध्यात्म से जोड़ के देख लें, संस्कारों से जोड़ के देख लें, नैतिक शिक्षा से जोड़ के देख लें, एथिक्स से जोड़ के देख लें, मॉरलिटी से जोड़ के देख लें, तो कहीं न कहीं बातें कहाँ निकल के आएँगी, हमारी शिक्षा से, हमारी विद्या से। सबके मूल में विद्या, सब दुखों के मूल में अविद्या और सब सुखों के मूल में आपको विद्या नज़र आएगी। बात करेंगे जब मैं निष्कर्ष पर पहुँचूँगा तो विद्या पर लाकर ही बात को समाप्त करेंगे और फिर विद्या कितनी आवश्यक हो जाती है, विद्या को ग्रहण करना, विद्या को जानना, इस पर आगे बात करेंगे। जी वसंत जी, आप कहिए, कुछ कह रहे थे। जी, योग दर्शन के व्यास भाष्य में मैंने एक श्लोक पढ़ा है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जितना भी भोगों से प्राप्त सुख है और जितना तृष्णा रहित होने से सुख है, तो तृष्णा रहित होने से जो सुख है, वो भोगों से प्राप्त हुए सुख के 1/16 भाग के भी बराबर नहीं है। मतलब तृष्णा क्षय होना से 1/16वें भाग से ज़्यादा सुख मिलता है, और जिसको तृष्णा है, वो 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। मैं शायद ढंग से याद नहीं कर पाया, लेकिन वहाँ पे यही लिखा है कि तृष्णा क्षय करते हैं तो हमको 16 गुना ज़्यादा सुख मिलता है। जी, बहुत सुंदर। हाँ, योग दर्शन के व्यास भाष्य में ऐसा वर्णन आया है एक श्लोक के माध्यम से कि यदि हमारी तृष्णाएँ बढ़ती हैं, कामनाएँ बहुत-बहुत ऊँचे स्तर की हैं, तो फिर वो उनको छोड़ दें यदि, तो उनसे जो सुख होता है, वो भोगों को भोग कर या तृष्णा को भोग कर मिलने वाले सुख से 16 गुना ज़्यादा है, ऐसा वर्णन है। जी, जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कर दिया। मैं हाँ भूल जी। गया था, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं। क्योंकि हम ये मानते हैं ना कि भोगों को भोग कर सुख ही तो मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई भी भोग है, हमें अच्छे कपड़े नहीं हैं हमारे पास और हमें लगा कि हमें एक कोई ब्रांडेड शर्ट पहननी है, पूरा एक सूट पहनना है ब्रांडेड है जो, उसको पहन के मैं अच्छा फ़ील करूँगा, समाज में मेरी प्रतिष्ठा होगी, 4 लोग देखेंगे तो कहेंगे देखो कितना अच्छा लग रहा है। स्मार्ट दिखने का भी तो एक सुख होता है ना, एक भोग होता है कि लोग मुझे स्मार्ट समझें, अच्छा दे अब मेरे स्टेटस को की प्रशंसा करें, उसका यश करें, उसकी कीर्ति हो। इसका भी तो एक सुख होता है ना, वो भी तो एक तृष्णा है। तो इस तृष्णा को भोग कर जो व्यक्ति सुख को महसूस कर रहा होता है, वो सुख तो सबको होता है और सच में होता है। स्टेटस मिलने पर सुख सबको होता है, ऐश्वर्य मिलने पर सुख सबको होता है। लेकिन उस तृष्णा को छोड़कर, उसको हटाकर, उसको परे करके जो सुख होता है, वो उस तृष्णा से भोगे गए सुख की अपेक्षाकृत कई गुना, कई-कई गुना ज़्यादा होता है। ये आपने अपने जीवन में देखा होगा निश्चित रूप से। आप करके देख सकते हैं ऐसा। तो आपने एक बहुत सुंदर विचार यहाँ पे रखा। शास्त्र में ये भी लिखा है, भोगे रोग भयम। जहाँ भोग होता है, वहाँ रोग होता है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर है। ठीक है, तो आज की कक्षा को विराम दिया जाए क्योंकि 4 बज गए हैं और 4 बजे क्या होता है आपको पता ही है। चलिए ठीक है, तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। आप सब लोग कक्षा में जुड़े, आपका बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग कक्षा को चलाने में सहयोग करते हैं और जो-जो लोग अपने विचार रख रहे हैं, अपनी-अपनी संस्कृतियों के हिसाब से, अपनी-अपनी कम्युनिटी के हिसाब से, अपनी-अपनी क्षेत्रीयता के आधार पर आप अपने अनुभव यहाँ लेके आते हैं, सब लोगों को बताते हैं। क्योंकि मान लीजिए जैसे मैं यहाँ गाँव में रहता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मुंबई में क्या होता है, वहाँ का शहरी जीवन है कैसा, वहाँ के संघर्ष कैसे हैं या वहाँ के का स्टेटस कैसा है, नहीं पता मुझे सच में। लेकिन जब माताजी वहाँ की बातें रखती हैं, तो समझ में आता है कि हाँ, चीज़ें ऐसी भी हैं। मुझे नहीं पता उत्तराखंड में क्या चीज़ें हैं, वहाँ की क्या स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ कैसी हैं। हिमांशु जी बोलते हैं तो समझ में आता है कि हाँ जी, क्या स्थितियाँ हैं। मुझे नहीं पता कि गुजरात में क्या चीज़ें हैं, दाहोद में क्या स्थितियाँ हैं, वहाँ आदिवासी क्षेत्रों में क्या चलता है। न कन्वर्जन के नाम पे क्या चीज़ें वहाँ भीतर ही भीतर चल रही हैं। भीलिस्तान बनाने की बात है, ये हमें नहीं पता था। सागर भाई ने बताया हमें, बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया। तो ऐसी खूब सारी चीज़ें हैं, पूर्वांचल में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, तो सबकी क्षेत्रीयता के हिसाब से, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के ट्रेडिशंस के हिसाब से जो चीज़ें अलग-अलग स्टैंड करती हैं, वो नहीं पता हमें। लेकिन हम एक-दूसरे से ऐसे यहाँ जान पाते हैं इस कक्षा में और सब लोग जो अपने-अपने अनुभव लेके आते हैं या उनके अपने पर्सनल व्यक्तिगत जीवन के जो अनुभव हैं, उन्हें भी लाके यहाँ साझा करते हैं। सच में बहुत सीखने को मिलता है हमें, प्रेरणा मिलती है और कम से कम हम उस
उस चीज़ से बच जाते हैं जहाँ हम अपने आप को बहुत महान समझ रहे होते हैं कि हमें तो बहुत नॉलेज है, हम तो बहुत अच्छी जगह रह रहे हैं, या हम तो बहुत ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हम तो वैसे हैं। एक होता है ना ऐसा भी, भीतर से आता है अपने लिए। लेकिन जब सब लोग इतनी सारी बातें रखते हैं, तो तब समझ में आता है कि हाँ, चीज़ें कुछ और भी हैं, केवल यही नहीं है जहाँ हम अब तक माने बैठे थे, जहाँ हमने धारणाएँ बना रखी थी। या कूप मंडूक वक़्त जब मैं यहाँ गाँव में बैठा होता हूँ और मैं अपने आप को ये मानता रहता हूँ कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो बहुत महान हूँ, मेरे पास भला किस चीज़ की कमी है। लेकिन फिर पता चलता है कि अभी कुछ और भी है, संसार बहुत बड़ा है। शहर भी हैं यहाँ, ऐसे-ऐसे शहर भी हैं कि जिनमें तुम जा भी नहीं सकते, ऐसी-ऐसी स्थितियाँ भी हैं। तो जब आप सब लोग ऐसे-ऐसे अनुभव ला के रखते हैं ना, तो फिर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो भी लोग अपने विचार यहाँ रखते हैं। और विशेष रूप से धन्यवाद हमेशा की तरह परमपिता परमेश्वर के लिए, कि जिनकी कृपा से, जिनकी बनाई हुई इन उत्तम व्यवस्थाओं में हम सभी लोग जुड़ पाते हैं, एक-दूसरे के साथ चीज़ें साझा कर पाते हैं। तो परमेश्वर के लिए तो खूब-खूब सारा धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। ढेर सारी कृतज्ञता मन में बना के रखेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्नचित्त रहें, उत्साहित रहें और कुल मिलाकर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद गुरुजी। अच्छा, धन्यवाद नमस्ते गुरुजी। सभी को। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी। बहुत सारा धन्यवाद आपका। नमस्ते सभी को। सभी को नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते। सबको सादर नमस्ते। सभी को सादर सबको नमस्ते जी। नमस्ते। सभी को प्रणाम। सागर भाई रुक रहे हैं क्या? जी बोलिए। अच्छा, आप कुछ खा रहे हैं, खा लीजिए। लड्डू खा रहा था। मैं भी कुछ आप भी बोल खा रहा था लीजिए थोड़ा आजा। सा। जी हाँ, मैं मतलब थोड़ा सा बता रहा था, मैं भी मतलब यहाँ पे जैसे अभी पहले गांव पे क्या होता था, हम गांव पे रहते थे तो सबका मतलब पहले मशीनों से नहीं होते थे, तो सबकी आवश्यकताएं रहती थी, सब मतलब अपना अपना कार्य सब कर लेते थे। अब जैसे ही मतलब ट्रैक्टर आ गए हैं और सारी मशीनें आ गई हैं हर जगह, तो व्यक्ति का कार्य मतलब हो गया है कम, और सब कोई अपने निर्णय स्वयं ले रहा है। जैसे मैं हूँ तो अपने लेवल पे मैं स्वयं ही निर्णय ले रहा हूँ, सामने वाले से नहीं पूछ रहा हूँ। तो ये भी मतलब एक कारण है कि आर्य जी ने बोला था ना कि संयुक्त परिवार क्यों अलग हो रहे हैं, तो इस पे थोड़ा चिंतन करना। तो मुझे यही लगा कि पहले फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रहती थी और सब कोई मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते थे। अब लेकिन साधनों पे डिपेंड हो गए हैं, और शहर में क्या हो गया है कि एक ही व्यक्ति से मतलब 4-5 प्रकार के कार्य लिए जा रहे हैं, तो मतलब उसका टाइम पूरा उसी में चला जाता है। मतलब एक ही व्यक्ति से मतलब 6-7 प्रकार के कार्य करा लिए जा रहे हैं, मतलब टाइम उसके पास मतलब बहुत सारा बचता, लेकिन अब जैसे ऑनलाइन का ही कार्य है तो एक ही कार्य मतलब कंप्यूटर भी सुधारना उसको, और साथ में उसको ऑनलाइन के फॉर्म भी भरना, अलग अलग प्रकार के कार्य, और अलग अलग मतलब इलेक्ट्रिकल का कार्य भी करना साथ में, और फॉर्म आ रहे हैं तो फॉर्म भी भरना है। तो मतलब सब काम करा लिए जा रहे हैं, तो सामने वाले के पास टाइम भी नहीं बच रहा है, और ऊपर से सैलरी भी कम दी जा रही है। और गांव में क्या रहता है कि जो मतलब जैसे शादियों करना है ना, तो शादियों में काफ़ी ज़्यादा खर्चे हुए हैं, तो उस वजह से भी पैसे कमाने के लिए अब ज़्यादा पैसे जब ही आएंगे जब उत्पादन क्षमता ज़्यादा होगी, तो इस वजह से उत्पादन क्षमताओं को महत्व दिया जा रहा है। और गाय पालन तो अब कर ही नहीं रहे हैं, और बैलगाड़ियाँ चलती हैं, ऐसा भी हो गया है। और ओम। गौरव भैया, आपको तो पहले बहुत सारा साधुवाद और नमस्ते। मैं चाहता हूँ कि आप है ना ये विषय एक बार कक्षा में रखिए। बहुत अच्छा विषय उठाई आपने। ये भी दिखावा वाली बात है, एक बार भोग वाली बात है और दिखावापन वाली बात है। और दिखावापन इतना हो गया विवाह के अंदर कि अ, जो दुल्हन दूल्हे के जो पिता रहते हैं वर वधू के, उनके ऊपर दुनिया भर का बोझ आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसके कारण
हमारे समाज में सभी परिवार, क्योंकि विवाह किए बिना कोई रह नहीं सकता है, समझ रहे हो, सभी परिवार के अंदर है ना एक प्रकार की जद्दोजहद रहती है, दौड़ भाग रहती है, उनके मस्तिष्क में ना एक प्रकार का भार रहता है कि मेरी सुपुत्री की, मेरे पुत्र का विवाह करना है, और उसमें लाखों रुपए चले जाते हैं, जो बहुत यानी कि माता पिता पे एक प्रकार का ये अनावश्यक भार है। तो इस हाँ मैं सही चाहता हूँ बात। कि है ना आप ये विषय कक्षा में रखिए कल, बहुत अच्छा विषय है आपका। जी मैं थोड़ा सा ही था, मतलब मेरे को यही बात याद आ रही थी, मैंने सोचा कि अब कल ही करेंगे, थोड़ा सा समय भी हो गया था, तो मैंने नहीं लिख के हमारे रखा भैया, था ये सब। ये एक बात हम रखें। वैसे जी भैया हमें लग रहा था कि शहर में देखकर उनके उनके स्टेटस देखकर, और जो भैया हमारे अथवा बुआ जी हमारे शहर में रहती हैं उनको देखकर ऐसा पहले लगा करता था कि क्या यार, हम गांव में रहते हैं, शहर वाले कितने मौज में रहते हैं, ये है वो है। उनका स्टेटस सिंबल देखकर इतना अंदर से लगता था, कुलबुलाहट होती थी कि काश हम शहर चले जाएं, और सौभाग्य से या फिर कुछ भी हो, हमारी मामी की लड़की शहर में ही हमारी बुआ के लड़के से ब्याह गई हैं। उनका अनुभव जब सुनते हैं ना, मतलब देखने में जब जब भी कभी स्टेटस देखते हैं उनके, तो लगता है कि क्या यार, इनकी ये जिंदगी है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ भी उनको परेशानी नहीं होगी। पर जब कभी कभी महीनों में अगर व्यक्तिगत उनसे बात होती है, अकेले में बात करती हैं, तो कहते हैं कि बहन, अपने पिता से और माँ से यही कहूंगी कि छुटकी की मैरिज कभी भी शहर में ना करें, गांव में ही कहीं ढूंढ कर दें, क्योंकि शहर जो दिखता है वैसा है नहीं। उनका जब भी हमसे बात होती है ना, तो वो व्यक्तिगत यही कहती हैं कि कभी भूल कर भी गलती मत करना शहर आने की। वो मतलब वो जो चिड़िया होती है ना उड़ने वाली, वो पिंजरे में एकदम कैद हो जाती है, जो तुम्हें दिखता है ना कि हम बहुत यहाँ घूमते हैं वहां घूमते हैं, इतने सुख से हैं, ये है वो, शांति से बैठकर खाना नहीं खा सकते हम। इतना भाग दौड़ होती है। मैंने कहा अरे यार ये है। तो जब दूसरा पक्ष पता चलता है ना, तब ये लगता है कि देखो, जहाँ सुकून की हम बात सोचते हैं कि यहाँ सुकून मिल सकता है, वहां सुकून की तो कहीं दूर दूर तक आता पता नहीं है। तो वहां से ये चीज भ्रम टूट गया है हमारा कि शहर में जहां हम ये सोचते हैं कि हमारे सपने जो ऐसा लगता है कि सुख की ही दुनिया है, तो वहां बिल्कुल भी नहीं है। ये बात उनसे पता चली जब व्यक्तिगत बताती हैं हमें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो भी गांव से ही, हमारे ही ननिहाल से है ना, तो गांव से ही है बिल्कुल। अब कहती हैं कि मैं गांव बड़ा याद आता है, 2-2 वर्ष हो जाते हैं आ नहीं पाती अपने गांव। कभी ना वहां से लिवा कर आते हैं, क्योंकि 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं आने में सफर में, और कोई शहर से गांव जल्दी आ नहीं पाता। इसीलिए अब सपना टूट गया, ने कहा नहीं भैया, शहर वहर कुछ नहीं देखना। अच्छा बिटिया, एक बात बताइए, हो सकता है जो वो जिन्होंने आपसे बताया कि शहरों में तो सुख है ही नहीं, ऐसा है वैसा है, हो सकता है वो झूठ बोल रही हो? झूठ नहीं बोल सकती। उनके साथ अगर ऐसा ना होता हो तो समझ आता है, हाँ, क्योंकि वो मेरी बहन है, वो झूठ क्यों बोलेगी, हाँ हमसे क्यों ठीक है। झूठ बोलेगी। हाँ, और मान लीजिए वो उनका ही, केवल उन्हीं का अनुभव ऐसा रहा हो तो? ये भी हो सकता है, क्योंकि भगवान जाने, पर देखने में आचार्य जी हमें कभी ऐसा लगा नहीं है कि कभी दुखी होंगी, क्योंकि लगता ही नहीं है उनको देख करके। जब भी कभी उनके स्टेटस देखते हैं ना, तो लगता है ही अच्छा। नहीं कि 1% उनको दुख होगा। हम्म। हाँ, तो एक बार ना जाके देख आना चाहिए शहर में। अब केवल बाहर बाहर से हम कहते रहे कि शहरों में तो बिल्कुल भी सुख नहीं है, ये है वो है, कहते रहे, तो मैं तो कहता हम हूँ एक गए बार थे अनुभव ले लेना चाहिए आचार्य जी, गांव हम वाले गए लोगों थे, को। हम गए थे, जी। राजस्थान गए थे, 8 दिन रहे। हमें बहुत मतलब अंदर से घबराहट होती थी अपने गांव की आने की यहाँ। मतलब वो जो हम सोच कर गए थे वहां की मैरिज में ही गए थे, तो वो चीज मिली नहीं है जो हम जो जिसे हम खोज रहे थे अंदर से कि नहीं, ये चीज यहाँ मिल पाएगी हमें, पर नहीं मिली। अब हम्म। अपना अपना अनुभव होता है, जो जहाँ रहते हैं। अब वहां से, वहां की बुआ की लड़कियां जब आती हैं यहाँ, तो उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। कहते हैं पता नहीं कहाँ गंवारों के बीच आ गए हम। उनको उनका अनुभव है अपना, उन्हें बिल्कुल नहीं उठाता। कहते हैं छोटी छोटी गलियां, ये है वो है, अच्छी चीजें नहीं है। तो उनको अपना ये अनुभव रहता है, उन्हें बड़ी मुश्किल से कटते हैं यहाँ पर दिन, 2-4 दिन जो भी रुकती हैं। जी जी। अच्छा, अनिता माता जी कह रहे हैं कुछ। सभी को नमस्ते। नमस्ते माता जी, जी। वही चर्चा होगी जैसे कि हम स्त्री और पुरुष में कंपेयर करते हैं।
जो कि